गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रकाश के अपवर्तन तथा विचलन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का हम हल करेंगे। सबसे पहले अपन अपवर्तन से संबंधित एक आंकिक प्रश्न ले लेते हैं। एक वर्णीय किरणपुंज प्रश्न है। एक वर्णीय किरणपुंज के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक वर्गमूल 2 है तथा इसका अपवर्तक कोण अंश है। इस किरणपुंज में न्यूनतम विचलन होने के लिए आपतन कोण क्या होगा? साथ ही अपवर्तक कोण का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये एक प्रश्न है। एक वर्णीय किरणपुंज के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक वर्गमूल 2 है। अपवर्तनांक मीन्स म्यू का मान दिया हुआ है तथा इसका अपवर्तक कोण दिया हुआ है 60, ए का मान दिया हुआ है 60। इस किरणपुंज में न्यूनतम विचलन होने के लिए उस किरणपुंज को क्या करना है? न्यूनतम विचलन पे जाना है। तो उसके लिए आपतन कोण का मान क्या होगा? मीन्स आई का मान क्या होगा और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात हमको करना है। तो सबसे पहले हमको मालूम है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, जहां पर म्यू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन का कोण है। साथ ही तथा न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई का मान होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो हमको पता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम विचलन स्थिति में आई का मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई की वैल्यू होती है, आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम अपान 2। यहाँ पर आई जो है आपतन कोण है, प्रश्न में दिया है। अपवर्तनांक √2 दिया हुआ है, मीन्स म्यू इक्वल टू √2। साथ ही अपवर्तक कोण भी दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी गई है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री 60 अंश।
हमें इस सूत्र में मान रखना है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू में इसको मान रखना है। म्यू की वैल्यू दिया गया है सूत्र में मान रखने पर, म्यू बराबर दिया गया है अंडर रूट टू इक्वल टू साइन ए को ज्यों का त्यों रखना है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। यहाँ पर ए की वैल्यू हमको रखनी है, ए का मान 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन 60 अपॉन 2, इसको आगे और हल कर देते हैं अपन। तो बराबर आएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन 60 बाई 2, डिवाइड कर दीजिए, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। इसको और आगे हल कर देते हैं अपन। इसको आगे हल कर दीजिए, अंडर रूट 2 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई सीधे गुणा कर दिए अपन, अंडर रूट 2 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, मान रख दीजिए, अंडर रूट 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान जी 1/2 के बराबर होता है, इक्वल टू आ जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 1/2 को किस रूप में लिख सकते हैं अपन, 1/√2 इंटू 1/√2, ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें मान रख देना है, म्यू की मान रख दिए, ए की मान यहाँ पर अपन नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको इसी रूप में इसको प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ पर ए की मान हमने नहीं रखा। हल किए तो ये आ गया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू 1/√2। इसको अपन इस रूप में ऐसा लिख लेते हैं अपन, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू 1/√2, ठीक है। और 1/√2 किसके बराबर है, किसके बराबर है, साइन 45 के बराबर है। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू साइन 45। साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 के बराबर होता है। दोनों तरफ साइन हटा दीजिए, इसलिए ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल टू 45, साइन को हटा दिए दोनों तरफ। लेकिन ये क्या है, यही आई है। आई इक्वल टू हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई का मान होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, इसलिए आई मीन्स यहाँ पर क्या चीज है, ये आपतन कोण, अर्थात आपतन कोण, इसका मान आता है 45 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई की जो वैल्यू प्राप्त होगी 45 डिग्री प्राप्त होगी। एक चीज और निकालने कहा गया है यहाँ पर, है ना, क्या कहा गया है, अपवर्तन कोण निकालने कहा गया है। हमें मालूम है न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण R बराबर होता है, अपवर्तन कोण R बराबर होता है a/2। प्रिज्म के कोण का आधा होता है, ठीक है। प्रिज्म का कोण दिया हुआ है 60, ठीक है। तो 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपवर्तन कोण और ये हो गया आपतन
कोण, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। इस प्रकार से एक आंकिक ये हो गया। और एक और दूसरा आंकिक हम देखते हैं विचलन से संबंधित। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान देना है कि कौन से क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है और कौन सा फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको आंकिक प्रश्नों का हल करना है। एक और आंकिक ले लेते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक 1.65 है, 1.65 है। यदि यह प्रकाश किरणों को सात 7.5 डिग्री के कोण पर विचलित करता है, तो प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आंकिक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। देख लीजिए क्या दिया हुआ है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मीन्स दिया है म्यू इक्वल टू दिया हुआ है 1.65। यदि यह प्रकाश किरणों को 7.5 डिग्री 7.5 अंश के कोण से विचलित करता है। विचलित करता है मीन्स डेल्टा का मान दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है 7.5 डिग्री। तो प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? ए इक्वल टू ज्ञात करना है। तो कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे? डेल्टा इक्वल टू होता है सूत्र विचलन कोण के लिए सूत्र होता है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे जहां पर डेल्टा विचलन का कोण है, म्यू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और ए जो है क्या चीज है? प्रिज्म का कोण। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है म्यू, डेल्टा ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम फार्मूला को इस रूप में लिख लेते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा अपान म्यू माइनस 1। ऐसा हो जाएगा ना। मान रख दीजिए डेल्टा की वैल्यू दी गई है 7.5, म्यू का मान दिया हुआ है 1.65 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 7.5, इसमें 1 घटा दीजिए तो 0.65 आ जाएगा। इसको आगे अपन हल कर देते हैं तो इसका जो आंसर है 7.5 को डिवाइड कर देंगे 0.65 से तो ये आ जाएगा 11.5 डिग्री। इस प्रकार से प्रिज्म का कोण ए इक्वल टू हमको प्राप्त होता है 11.5 डिग्री। तो सबसे पहले आंकिक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया हुआ इसको समझ लेना है और कौन सा सूत्र को हमें इस्तेमाल करना है इसका ध्यान रखते हुए आपको आंकिक प्रश्नों को हल करना है। तो ये रहा प्रकाश के अपवर्तन तथा विचलन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का हल। अब हम आगे पढ़ेंगे
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। Dispersion of light। सन 1666 में न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने सर्वप्रथम ये पाया कि अंधेरे कमरे में श्वेत प्रकाश को उन्होंने एक प्रिज्म से गुजारा। डार्क रूम में उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और उसको उससे होकर गुजारा, और जो निर्गत किरणें हैं उसको उन्होंने एक पर्दे पर प्राप्त किया। तो उन्होंने ये पाया कि जो श्वेत प्रकाश है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ABC एक प्रिज्म है, S एक प्रकाश स्रोत है, श्वेत प्रकाश है, इसको जाना चाहिए था इधर, पर ये जो है उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने डार्क रूम में गुजारा इस टाइप का। उन्होंने प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, X Y ये पर्दा है, श्वेत पर्दा। तो श्वेत प्रकाश को उन्होंने जब प्रिज्म में गुजारा तो उन्होंने प्राप्त किया, क्या देखा उन्होंने कि पर्दे पर ये कलरफुल हमको दिखाई दे रहा है, पट्टियां दिखाई दे रही है, सब रंगों की, 7 रंगों का जो पट्टियां दिखाई दे रही है। ठीक है, हम धूप में रखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। उन्होंने अंधेरे कमरे में रखा, क्योंकि अंधेरे कमरे में क्या है, जो सुराख होता है, खपरा वाला जो मकान होता है ना, आप लोग पता होगा खपरा वाला मकान जी, खपरेल वाले मकान में जो छोटी सी सुराख होती है, वहां से अगर लाइट प्रवेश करे तो उसी को हम कहेंगे स्लिट या झिर्री, इसको कहा जाता है झिर्री। तो झिर्री से होकर प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा और उन्होंने पाया कि ये 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, और रंगों का क्रम जो है प्रिज्म के आधार से बैगनी नीचे की ओर और लाल सबसे ऊपर की ओर उन्होंने प्राप्त किया। स्पेक्ट्रम में जो रंगों का जो क्रम है, बैगनी नीचे, बै जा नी ह पी ना ला, रंगों का जो क्रम होता है उसको याद करने के लिए बै जा नी ह पी ना ला, आधार से ऊपर की ओर, सबसे नीचे बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और सबसे ऊपर में लाल रंग। उन्होंने अनेक प्रैक्टिकल किया, बहुत सारे और प्रयोग किए। उनको शक हुआ कि कहीं ये श्वेत प्रकाश को प्रिज्म कलर तो प्रदान नहीं कर रहा है, रंग तो नहीं दे रहा है प्रिज्म। हम देख रहे हो आप लोग, सफेद श्वेत प्रकाश है नहीं, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है, उसमें तो ऐसा कलर दिखाई देता नहीं हमको। ठीक है, तो उनको डाउट हुआ, तो उन्होंने और बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और रंगों के इस क्रम को कहा जाता है वर्णक्रम। इसको कहते हैं
वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वे अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और रंगों के जो क्रम होता है, समूह जो हमको प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। क्या कारण है कि श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। वर्ण विक्षेपण का कारण हमें मालूम है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू का मान अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है। सूत्र डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एस है। किसी प्रिज्म के लिए ए का मान नियत है, प्रिज्म का कोण तो वही रहेगा। जैसे प्रिज्म है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, समझ आ रहा है? ये तो बदलेगा नहीं। म्यू पर निर्भर करता है डेल्टा। म्यू है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और हमको मालूम है म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा के वर्ग के समानुपात होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। अलग अलग रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, वेवलेंथ, मालूम है ना? लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, ये लाल रंग है, ये ज्यादा दूरी तक चलती है, ये लैम्डा कहलाता है ना, लाल रंग के लिए होता है। लैम्डा का मान ज्यादा है तो म्यू का मान कम होगा, म्यू का मान कम होगा तो डेल्टा का मान कम होगा, समझ आ रहा है? तथा बैंगनी रंग के लिए लैम्डा का मान कम होता है। लैम्डा कम होगा तो म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो इस फार्मूला से विचलन ज्यादा होगा। तो विचलन का कारण यही है, समझ आ रहा है? क्या बताया मैं कि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक है? जिसके लिए म्यू का मान ज्यादा होगा, डेल्टा का मान ज्यादा होगा। और म्यू किस पर डिपेंड करता है? लैम्डा पर निर्भर करता है। लैम्डा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। अलग अलग रंगों का तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, समझ आ रहा है? और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बाकी का इसी के बीच में होगा, ठीक है? तो लाल रंग के लिए लैम्डा ज्यादा है तो म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो विचलन कम होगा। इस प्रकार से जो लाल रंग की किरणें हैं, देखिए यहाँ पर, इसका विचलन बहुत कम हुआ है, ठीक है? और बैंगनी रंग की किरणों का विचलन सर्वाधिक हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है। तो यही है वर्ण विक्षेपण का कारण। और साथ ही साथ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, एक वर्णी प्रकाश का केवल विचलन होता है। एक वर्णी जो प्रकाश होता है जिसमें एक ही रंग होता है, जैसे हम लाल ही रंग भेज रहे हैं ना, या येलो कलर भेज रहे हैं, तो उसका सिर्फ विचलन होगा, विक्षेपण नहीं होगा, वो रंगों में नहीं बटेगा वो, ठीक है? क्योंकि उसमें केवल एक ही तरंग दैर्घ्य होता है। जैसे लाल रंग की प्रकाश को हमने प्रिज्म से गुजारा, ऐसा सपोज, तो वो क्या होगा? विचलित होगा, वो विक्षेपण नहीं होगा। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, एक वर्णी प्रकाश का नहीं होता। प्रकाश का जो विक्षेपण है वो दोनों पृष्ठों से, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, जबकि विचलन एक ही पृष्ठ पर होता है। कांच के आयताकार गुटका, जैसे अपन कांच का आयताकार गुटका लेते हैं, 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है?
इसमें से अगर लाइट को गुजारते हैं, ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, निर्गत किरण, ऐसा होता है ना, आयताकार गुटका वाला आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर प्रकाश का विचलन हो रहा है, विक्षेपण नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन प्रिज्म में गुजारते हैं तो विक्षेपण होता है, हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ इसका कारण क्या है कि जब प्रकाश किरण को कांच के आयताकार गुटके पर आपतित किया जाता है तो गुटके के अंदर वो रंगों में बट तो जाता है, लेकिन जैसे ही गुटके के बाहर निकलता है वो आपस में मिल जाते हैं। इसलिए जो आपतित किरण का आयताकार गुटके में विक्षेपण नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जब श्वेत प्रकाश किरण को खोखले प्रिज्म में गुजारते हैं, प्रिज्म यदि खोखला है, ए बी सी एक प्रिज्म है, खोखला है, अगर इसको अगर इस रूप में ऐसा कर दें, ए डैश बी डैश सी डैश, तो प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठों पे दो समांतर पृष्ठ प्राप्त होती है। देखिए एक पृष्ठ ये हो गया और ये एक पृष्ठ हो गया। तो जब श्वेत प्रकाश यहां से गुजरेगी तो क्या होगा, विचलन हो रहा है, यहां पर विचलन होता है, विक्षेपण नहीं होता यदि खोखला प्रिज्म है। प्रिज्म अगर खोखला है, यहां पर ये प्रिज्म खोखला नहीं है ना, पूरी तरह से भरा हुआ है, तो खोखले प्रिज्म से यदि हम किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वहां पर भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता, सिर्फ विचलन होता है। अब हम कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन करेंगे। कोणीय वर्ण विक्षेपण। सामान्यतः कोणीय वर्ण विक्षेपण की माप निर्गत किरणों के मध्य कोणों से की जाती है। इसकी जो माप होती है वो जो निर्गत किरणें होती है, दो रंगों के बीच जो निर्गत किरणें होती है उसके कोणों को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अपन चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी एक प्रिज्म है, एस प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश किरण आपतित होती है, ये आपतित किरण की दिशा है। हम तीन प्रकाश किरण को लेते हैं जो कि मुख्यतः रेड, वायलेट और येलो। तो सबसे पहले ये रेड कलर की प्रकाश किरण, दूसरा है ये येलो कलर की प्रकाश किरण, तीसरा है वायलेट बैंगनी रंग की प्रकाश किरण। ठीक है, रेड, बीच में येलो जिसको माध्य किरण भी कहा जाता है, और सबसे नीचे है वो वायलेट। इसको हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। ये इस रूप में। तो ये जो एंगल होता है इसको, जिसे हम थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे कहा जाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। चित्र को देखिए आप, दो रंग रेड और वायलेट लिया हुआ है यहाँ पर, दोनों के निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है नहीं, ये बाहर निकली हुई है, दोनों के बीच का कोण, इस कोण को कहा जाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण।
यहां पर देखिए ये कोण हो जाएगा आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच, इसको विचलन का कोण कहा जाता है। ये तो ये लाल रंग का विचलन, हम इसको डेल्टा आर से व्यक्त करते हैं। समझ आ रहा है? विचलन का कोण जी हम पढ़े हैं कल, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। तो ये डेल्टा आर लाल रंग के किरण के लिए विचलन का कोण होगा। उसी प्रकार से डेल्टा वाई येलो माध्य किरण जिसको हम कहते हैं, उसके लिए विचलन का कोण होगा। साथ ही साथ ये वाला जो एंगल होगा पूरा बैगनी वायलेट बैगनी रंग के किरण के लिए विचलन का कोण होगा। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा आर ये लाल रंग के लिए विचलन का कोण, डेल्टा वी बैगनी रंग के लिए विचलन का कोण और डेल्टा वाई माध्य किरण या पीले रंग के लिए विचलन का कोण होगा। ठीक है, चित्र से स्पष्ट है। चित्र को देखिए आप, कोणीय वर्ण विक्षेपण जिसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं, थीटा बराबर, चित्र को देखिए, यहां से यहां तक का मान डेल्टा भी है। डेल्टा बी में यदि हम डेल्टा आर को हटा दें, देखिए यहां से यहां ये डेल्टा बी है, डेल्टा बी में यदि हम डेल्टा आर को माइनस कर दें तो ये थीटा की वैल्यू निकल आएगी। समझ आ रहा? दिख रहा है ना? चित्र से स्पष्ट है साहब। थीटा इक्वल टू क्या है? डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। तो ये सूत्र ये हो जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण का। समझ आ रहा है? पहली परिभाषा क्या बताया कि किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण उन दोनों रंगों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। ये विचलन कोण है ना, डेल्टा भी बैगनी रंग के लिए है, डेल्टा आर लाल रंग के लिए है। तो दो परिभाषाएं हो गई। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या बताया? किन्हीं दो रंगों के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण उन दोनों रंगों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। यदि लाल और बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यदि लाल तथा बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर तथा म्यू भी है। साथ ही प्रिज्म का कोण यदि ए है, समझ में आ रहा है? यदि हम लाल और बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि म्यू आर और म्यू भी लेते हैं और प्रिज्म का कोण ए है, तो सूत्र डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए से क्या हो जाएगा? डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस 1 इंटू ए तथा डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बराबर हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना इस फार्मूला से जी? ये हो गया बैगनी रंग के लिए डेल्टा बी और ये हो गया लाल रंग के लिए। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दिए रहते हैं। डेल्टा बी और डेल्टा आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा बी का मान क्या हो जाएगा?
म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर का मान म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इसको आगे अपन हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो एक दूसरी फार्मूला हो जाएगी ये कोणीय वर्ड विक्षेपण का, थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोणीय वर्ड विक्षेपण कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो इससे इस समीकरण से स्पष्ट है। पहला, प्रिज्म के कोण ए पर, यदि प्रिज्म का कोण ए ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पे कोणीय वर्ड विक्षेपण का मान ज्यादा होगा। साथ ही रंगों के समूह पर, किन्हीं दो रंगों के कौन कौन सा हम रंग लिए हुए हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक उसका कितना है, उस पर भी ये निर्भर करता है। दो कारकों पर निर्भर करता है। अब हम आगे देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? समझ में आ गया ना? वर्ण विक्षेपण क्षमता किन्हीं दो रंगों की किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसको ओमेगा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात ओमेगा बराबर किन्हीं दो रंगों की किरणों की कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे माध्य किरण का विचलन, इस दोनों के अनुपात को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, किन्हीं दो रंगों की किरणों की कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण का विचलन। इसके पहले हमने निकाला था, इसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण में ओमेगा बराबर हमने प्राप्त किया था डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अपान माध्य किरण। सामान्यतः पीले रंग का जो किरण होता है उसको माध्य किरण के रूप में लिया जाता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी, ये बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण है और ये माध्य किरण पीले रंग का विचलन है। ठीक है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। यदि बैंगनी, लाल तथा पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू बी, म्यू आर, म्यू वाई है। बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बी है, लाल रंग के लिए म्यू आर है और पीले रंग के लिए म्यू आई है तथा प्रिज्म का कोण ए है, तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बी माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए और डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए।
इस तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। ओमेगा बराबर डेल्टा वी का मान रख दीजिए, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। इसको आगे और हल कर देते हैं। ओमेगा बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। कैंसिल हो जाएगा, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। ये सूत्र हो जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए। और ये निर्भर करता है रंग पर, कौन सा रंग हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, रंगों प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है, और ये जो निर्भर नहीं करता वो प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर नहीं करता। ए से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जबकि इसके पहले हमने जो पढ़ा था कोणीय वर्ण विक्षेपण, वो प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर करता है। तो आज हमने शुरू में कुछ आंकिक प्रश्नों का हल किया, तत्पश्चात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण का अध्ययन किया। कल हम इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का भी हल करेंगे। धन्यवाद।